आर्टिकल 4 लागू हुआ है, इन सब के क्या मायने हैं? देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जो एक लंबे समय से जताई जा रही थी, वो अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। द्वितीय महायुद्ध से पहले भी इतने खतरनाक हालात नहीं बने थे जितने अब बन चुके हैं। द्वितीय महायुद्ध से पहले भी पोलैंड के ऊपर ही पहले अटैक किया था जर्मनी ने, और अब भी पोलैंड के ऊपर ही जो ये ड्रोन गए हैं। उस समय भी 1 सितंबर 1939 को अटैक हुआ था, और ये भी सितंबर का महीना चल रहा है। लेकिन उस समय एक्सिस पावर्स के अंदर जर्मनी थी, इटली थी, जापान था, और जो एलाइज थे वो बहुत सारे थे। इस दफा स्थिति ये है कि जो एक्सिस पावर्स हैं वो भी संख्या में बहुत ज्यादा है। अब जो रूसिया के 19 ड्रोन गए हैं पोलैंड की टेरिटरी में, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गलती से चले गए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो टेस्टिंग करने के लिए भेजे हैं। पोलैंड वाले कह रहे हैं हम चेक कर रहे हैं, रैकेज को ढूंढेंगे। कोई कुछ भी कहे, देश काल पात्र से चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो 19 ड्रोन एक क्यों नहीं गया, 19 क्यों गए? दूसरी बात, वो किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, पोलैंड में ही क्यों गए? और तीसरी बात, वो इस समय ही क्यों गए, इससे पहले या इसके बाद में क्यों नहीं गए? यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे ब्रेक के ऊपर आ चुके हैं इस समय नाटो और ये रूस और यूक्रेन का युद्ध। मुझे लगता है कि नाउ इट इज ओनली गेटिंग फ्लेयर्ड अप एंड फ्लेयर्ड अप फर्दर एंड फर्दर। ठीक है सर, ऊपर आती हूँ से आपके पास। और श्रुति जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। अच्छा श्रुति जी, देखिए ये जो हमला है निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा हमला माना जा रहा है। जो ट्रंप है उन्होंने भी कह दिया है कि रूस की तरफ से ये हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, क्या ये रूस को फंसाने की कोशिश है? इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रूस ने तो सीधा मना कर दिया कि हमने नहीं किया है। जी बिल्कुल। और एक कोई डिप्लोमेट जो वहाँ पोलैंड में ही बैठे हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिए कि जिस डायरेक्शन से ये ड्रोन्स आए वो यूक्रेन का डायरेक्शन था। तो अब इसको आप कहीं पे भी ले जाइए बात को कि भाई यूक्रेन पे अटैक करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो भटक गए, रास्ता गलत हो गया इसलिए पोलैंड में चले गए, या आप ऐसे बोले कि डायरेक्टली यूक्रेन ने ये भड़काऊ सा एक अटैक डाला है रशियन ड्रोन्स के नाम से, कि भाई किसी तरह से यूरोप जो है वो फुल्ली फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध के अंदर। क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की जो इस हालत है इस युद्ध के अंदर वो काफी बुरी है। 20% से ज्यादा वो अपना क्षेत्र हार चुका है। आपको पता है ट्रंप ने जो अलास्का में मीटिंग करी उसके बाद उसने कई बार इंडिकेशंस दी हैं कि शायद टेरिटरी एक्सचेंज के बाद ही इस चीज को निपटाया जा सकता है। और टेरिटरी एक्सचेंज के नाम पे मतलब जो होगा आपका डोनेस्क, लुहांस और डोनेस्क और आगे जाके ज़ेप्रोव रीजन वगैरह जो है ये वो लेना चाह रहा है। और शायद इसके थ्रू वो एक अलग एक देश बना दे, रिपब्लिक ऑफ लुहांस, रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क, इसे बनाने को वो तैयार है पुतिन एंड रशिया। बट अगर उसको इस चंगुल से निकलना है, क्योंकि जेलेंस्की कहता है कि मैं नहीं दूंगा ये क्षेत्र, तो अगर उसे इस चंगुल से निकलना है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप खड़े हैं दूसरी तरफ पुतिन, और दोनों बोल रहे हैं कि भाई आपके पास एक ही रास्ता है, आप जगह छोड़िए, और वो अगर इससे निकलना चाहता है तो वो उसके लिए एक ऑल आउट वॉर ही एक ऑप्शन है। और क्योंकि यही एक ऑप्शन है और इसको ट्रिगर करने का नेटो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, उस पर आर्टिकल 4 लागू नहीं होता है। पोलैंड है, पोलैंड तो कई दिनों से ये गाना गा रहा है मुझ पे अटैक होने वाला है, मुझ पे अटैक होने वाला है। कुछ महीने पहले भी उसने गाया था कि मेरे पास जो आया है वो ड्रोन अटैक हुआ है मेरे पे, रशिया ने किया है, वो भी गलत निकला था कि वो भी यूक्रेन की एक भटकती हुई ड्रोन थी उनकी उस समय भी। तो ये इस वक्त भी हो सकता है एक फॉल्स फ्लैग को ट्रू फ्लैग बना के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे यूरोप जो है इस युद्ध के अंदर एक्टिवली फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए और डूबती यूक्रेन की नैया को बचा ले। ठीक है, आपके पास आती हूँ। अच्छा त्यागी सर, मेरा सवाल एक ये है कि जो ड्रोन गरबेरा का इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत सस्ता ड्रोन है, इसका इस्तेमाल जो है अमूमन होता नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ इसके पीछे क्या उद्देश्य है? और कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि अब पूरा नाटो एकजुट होकर रूस पर हमला करने की तैयारी कर सकता है? देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि ये जो ड्रोन है ये ड्रोन डिकॉय है। ये ड्रोन अटैक करने के लिए नहीं भेजे गए थे।
ये ड्रोन टेस्टिंग करने के लिए भेजे गए थे कि जब एक एरियल ऑब्जेक्ट रशिया का पोलैंड के एयर स्पेस में घुसेगा तो नेटो कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा। और उनका रिएक्शन अब अमेरिका के एटीट्यूड से पता लगता है। अमेरिका ने कहा हेयर वी गो। अमेरिका ने ही नेटो कंट्रीज के अंदर एक किस्म से रिफ्ट पैदा कर दी है। जैसे बाल्टिक स्टेट है, बाल्टिक स्टेट के अंदर ये लिथुनिया, एस्टोनिया, ये तीन स्टेट है। इन तीन स्टेट ने अमेरिका के साथ एक संधि की थी और वो संधि को अब जब उन्होंने कहा कि हमको डर है रशिया में अटैकर्स, तो उसको वॉशिंगटन ने मना कर दिया। और फिर इससे पहले का इतिहास ये रहा है, अभी रिसेंट इतिहास, कि उन्होंने कनाडा और डेनमार्क के ऊपर भी इन्वेड करने की धमकी दे दी थी। डेनमार्क के ऊपर ग्रीनलैंड की वजह से और कनाडा के ऊपर उसे अपने में जोड़ने की वजह से। तो यानी बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ ट्रम्प, यूरोपियन कंट्रीज या नेटो के जो देश है अब वो एक नहीं है। हंगरी हंगरी स्लोवेकिया पहले ही अलग है। पोलैंड ने और इटली ने अपने ट्रूप्स यूक्रेन में भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। अब उन्होंने ये कहा है कि अच्छा साहब, हम आर्टिकल 4 ऑफ नेटो संधि का लागू करते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है कि हम डिस्कशन शुरू करते हैं। इस डिस्कशन के अंदर सारे नेटो कंट्रीज अगर इस बात पे सहमत हो जाते हैं, अगर सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये पोलैंड के ऊपर अटैक था, पहला सवाल तो इसी पे है कि क्या वो सहमत होंगे, क्योंकि रशिया ने तो इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया है। जी। लेकिन अगर हो जाते हैं सहमत तो फिर क्या सब इसको हमला मानते हुए रशिया के ऊपर हमला करेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको यथार्थ एक बात बता देता हूँ। रशिया की आबादी कितनी है जी? 15 करोड़। और ये जो नेटो देश है इनकी आबादी कितनी है? 65 करोड़। और ये जो अमेरिका है इसकी आबादी है 35 करोड़। अब ये 65 करोड़ लोग 35 करोड़ के अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, किसके खिलाफ? 11 करोड़ के रशिया के खिलाफ। और फिर जैसा मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन अलग थी। उस समय एक्सिस पावर 3 ही थे। आज एक्सिस पावर 3 नहीं, आज ये एससीओ भी है, आज ये ब्रिक्स भी है और आज बहुत सारी कंट्रीज है। और जो अमेरिका है उसकी सिचुएशन नीचे गई है। यानी ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की। रशिया के प्रेसिडेंट ने अब तक धैर्य का और संयम का परिचय दिया है। उसने अपने लीथल हथियारों को अब तक इस्तेमाल नहीं किया। उसने सरमट इस्तेमाल की क्या मिसाइल 18,000 रेंज वाली और 18 में तेज चलने वाली, और जिसके अंदर है वह यार टेक्निक एक दफा में 12 शहरों के ऊपर हमला कर सके, न्यूक्लियर भी और कन्वेंशनल भी। उसने अपनी यार्स मिसाइल या जेकॉन मिसाइल अब तक इस्तेमाल नहीं की। बेलगोरोड सबमरीन से लॉन्च होने वाला पोसाइडन, जी। वो न्यूक्लियर ड्रोन जो 200 टन का है और जो करीब 200 फीट ऊंची लहर ला सकता है समुद्र में, एक दफा में पूरे ब्रिटेन को अच्छा खत्म कर अच्छा सकता है। अच्छा सर, मैं आपके पास आती हूँ और अपनी बात आप यहीं से और आगे भी लेके चलिएगा। श्रुति जी, जिस तरह से यहाँ पर फ्रांस ने रूस के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है, जो जेलेंस्की हैं उन्होंने ये कहा है कि रूस के इरादे अब साफ आ गए। हालांकि जेलेंस्की का तो ये कहना लाजमी है, उनका तो ये कहना बनता ही है, क्योंकि वो तो लगातार इस इंतजार में रहते ही हैं कि कब मौका मिले और रशिया और पुतिन के खिलाफ बोला जाए। लेकिन जो कुछ भी ये पूरा एक सिनेरियो हुआ है, ये क्या बता रहा है कि आने वाले समय में नाटो अब एक तरह से मजबूत होकर रशिया के खिलाफ कुछ करेगा, क्योंकि ट्रंप ने भी इसकी आलोचना की है, जो कुछ भी ये हुआ है उसकी। जी, आपका संदेशा मैं समझ रही हूँ कि ये जो अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसके बाद, ये दिखा रहा है कि नेटो के जितने नेशंस हैं वो इकट्ठे होने को तैयार हैं, वो भी यूक्रेन के नाम से, और वो उसको अब रशिया को अटैक करने के लिए या बराबर की टक्कर देने के लिए बात करें।